हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक हिंदी पेडागोजी का जो आपको हर पेपर में, हर सीटेट के पेपर में, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हो। उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आपका कौन सा? भाषा का विकास। भाषा से रिलेटिव आपके कम से कम, अगर मैं बताऊं आपको कि कम से कम कितने परसेंट पूछा जाता है भाषा से रिलेटिव, तो भाई भाषा से रिलेटिव आपके कम से कम 5+%, कम से कम 5 से कम तो जाते ही नहीं आप कोई भी पेपर में। पर मैंने एक पेपर देखा, उसमें आपके 8 से 9% पूछे गए हैं। किसके? भाषा से रिलेटिव, सिर्फ भाषा, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा के रूप, भाषा के अंग और भाषा का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो, और उसके बारे में कुछ मनोविज्ञान, जैसे अपने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, उनके कुछ कथन और उनकी अलग अलग बातें। बस इतने मैटर में से आपके 8% पूछे गए हैं। किसने पूछे हैं? सीटेट के पेपर में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1 मिनट भी आप स्किप ना करें, 5 सेकंड भी ना करें, क्योंकि ये एक क्लास सिर्फ आपको कितने नंबर दिला सकती है भाई, कि एक क्लास आपको कम से कम कितने नंबर दिला सकती है? कम से कम आपको 7 से 9 नंबर के, 5 नंबर हर पेपर में देखा है मैंने कि 5% आते हैं, पर आपको 5+ ही देखने को मिले एक क्लास के अंदर से। हम पूरा का पूरा तो सिस्टम चला देंगे 15 से 20 मिनट के बीच में। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पर्सन से। पर्सन करेंगे, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी थ्योरी भी आपको बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन अपन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा का प्रयोग कहां पे होता है बताइए? केवल मधुर सामग्रियों में, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। एक मिनट, क्या पीपीटी गलत खुल गई? जी हाँ, 1 मिनट, पीपीटी दूसरी खुल गई है। मैं अभी चेंज करता हूं पीपीटी को। हिंदी कहां गए? जी हाँ, ये है अपनी पीपीटी आज वाले टॉपिक की। तो वो थोड़ी गलत खुल गया था, पर अपन देखेंगे तो इसमें से हम कितने परसेंट देखने को मिलेंगे हमें? कम से कम आपको भाषा अधिगम और अर्जन दोनों ही आएंगे इसमें, ठीक है? भाषा अधिगम का भी है, भाषा अर्जन का भी है। तो चलिए शुरू करें, लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। ये आपके सामने पहला प्रश्न है आपके सामने, एक भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है। एक भाषा शिक्षक में कैसा गुण होना चाहिए? तो बताइए आप। क्या नियमितता होनी चाहिए? नियमितता, समय की पाबंदी होनी चाहिए, या शिक्षा शास्त्रीय समझ होनी चाहिए? जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट को लेकर उसको पूरी समझ होनी चाहिए कि बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से समझ नहीं आया तो मैं दूसरी विधि अपनाऊं, दूसरी विधि से समझ नहीं आया तो मैं तीसरी विधि अपनाऊं। वो क्या होती है आपकी शिक्षा शास्त्र? क्या होता है? पेडागोजी बोलते हैं। ये पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की विधियां। या मित्रवत रहना चाहिए। तो बताइए आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है? नियमितता होनी चाहिए, पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपना तीसरा, एक शिक्षक को पूरा ज्ञान होना चाहिए किसका? उस विषय का, और उस विषय को पढ़ाने की विधियों का, और वो कैसे बच्चों को अपने उनके दिमाग में उस ज्ञान को भर सकता है। वो क्या होती है आपकी शिक्षा शास्त्रीय समझ। समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपको 40 मिनट का पीरियड है, 40 मिनट में आपको ये पूरा चैप्टर करना है तो करना है, ऐसा पाबंदी नहीं होना चाहिए। नियमितता होनी चाहिए, मगर इससे बेस्ट ओपन ये है अपना शिक्षा शास्त्रीय। नियमितता हो सकता है कई बार बच्चा स्कूल ना आए, टीचर भी ना आए। फिर आता है अपना भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। हर बार पेपर में इस टॉपिक से आपसे 1 या 2% अवश्य पूछे जाते हैं। क्या? 1 या 2% अवश्य। 101%, कितना मैं गारंटी से कह रहा हूं, 101%। सीटेट का ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें भाषा अधिगम के 1 या 2% ना पूछे गए हो। तो ये भी आपके लिए क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है। भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन में अंतर देख लेंगे तो हम दोनों ये साथ में क्लियर ही हो जाएगा आपका। देखिए, भाषा अधिगम को दूसरा क्या कहते हैं? अधिग्रहण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अधिग्रहण भी कहते हैं। यहाँ अधिग्रहण लिखा गया, अधिग्रहण भी कहते हैं। और भाषा अधिगम आपका क्या है? लर्निंग करना। और भाषा अर्जन क्या है आपका? ग्रहण करना, कि हम अपने वातावरण से भाषा को कैसे ग्रहण कर लेते हैं। अर्जन और भाषा अधिगम में पहले मैं बोल के छोटा सा अंतर बता दूं कि अर्जन वो होता है जिसमें हमें कोई प्रयास नहीं करने होते, हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाने होते, हम उस चीज को सीखना चाहते नहीं है, फिर भी वो अपने आप अपन क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। भाषा को अपने आप सीख लेते हैं। क्या बच्चा होता है छोटा, जन्म लेते हैं, क्या वो उसको हम ग्रामर सिखाते हैं कि पहले तेरे को पापा बोलना है तो तेरे को ये नियम सीखना पड़ेगा, तेरे को पानी मांगना है तो तेरे को ये नियम सीखना पड़ेगा, और तेरे को अगर बाहर समाज में किसी से बोलना है या तेरे को कोई वस्तु मांगनी है कि मेरे को पानी चाहिए तो तेरे को ये नियम सीखना पड़ेगा। तो हम नियम नहीं सिखाते किसमें? भाषा अर्जन में। तो भाषा अर्जन नियम रहित, व्याकरण रहित, प्रयास रहित
और अचेतन रूप से सीखे जाने वाली क्या है आपका अधिगम भाषा अर्जन है। ठीक है, अब इसके देख लें। और आपका अधिगम है वो क्या है भाई, प्रयासपूर्ण होता है, औपचारिक होता है, नियमों से होता है, इसके लिए व्याकरण सीखनी पड़ती है, विद्यालय जाना पड़ता है, एक शिक्षक होता है वो आपको भाषा सिखाता है। ठीक है, अब अपन एक एक करके करते हैं। का है भाषा अर्जन का, भाषा अधिगम है वो सहज और स्वाभाविक है। भाषा अधिगम सहज और स्वाभाविक है, सबको पता है। प्रयास पर भाषा अधिगम इसका उल्टा है, अभ्यास करना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है। प्राकृतिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है आपका जन्मजात, क्या होता है नैसर्गिक मतलब जन्मजात, और अनौपचारिक है, इसमें आपको कोई भी एक पर्टिकुलर जगह नहीं जाना था, जहां जाओगे अगर अपने दोस्तों से मिल रहे हो तो आप भाषा सीखोगे। अगर आप किसी सिख, आपका कोई सिख दोस्त है तो आप उससे पंजाबी बोल रहा है तो आप उससे पंजाबी सीखोगे। अगर आपका कोई मराठी दोस्त है, जिससे बहुभाषी कक्षाएं होती है उसमें बच्चा क्या करता है, भाषा ग्रहण करता है, भाषा अर्जन करता है। बहुभाषी कक्षाएं जिसमें 2 से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हों, वहां से बच्चा क्या करेगा, भाषा अधिगम, अधिगम तो टीचर करवाई कराएगा, पर बच्चा क्या करेगा, अर्जन भी करेगा वातावरण से। प्राकृतिक, नैसर्गिक, अनौपचारिक होते हैं, नियमों पर आधारित नहीं होती, नियमों पर आधारित नहीं होती। मातृभाषा बच्चे के वातावरण की भाषा है। मातृभाषा मतलब अपनी माँ से जो भाषा सीखता है बच्चा। माँ क्या होती है, बच्चे की पहली अध्यापिका होती है, पहला अध्यापक होता है, और परिवार क्या होता है, उसकी पाठशाला होती है, उसका विद्यालय होता है। तो मातृभाषा बच्चे के वातावरण से, और भाषा अर्जन बच्चा कौन सी भाषा का करता है, मातृभाषा का हमेशा अर्जन होगा। आपकी लक्ष्य भाषा होगी उसका क्या होगा, अधिगम होगा। अधिगम कौन सी भाषा का होगा भाई, लक्ष्य भाषा का होगा। कौन सी भाषा का, लक्ष्य भाषा का। लक्ष्य भाषा का आपका हमेशा क्या होगा, लक्ष्य भाषा का आपका हमेशा अधिगम होगा, और मातृभाषा का हमेशा क्या होगा, आपका अर्जन होगा। ठीक है, मातृभाषा का अर्जन होता है, लक्ष्य भाषा का क्या होता है, अधिगम होता है। मौखिक कौशल है, भाषा, भाषा अर्जन आपका क्या है, भाषा अर्जन आपका क्या है भाई, भाषा अर्जन आप मौखिक कौशल है। भाषा अर्जन करते हो तो आपको प्रयास नहीं करने पड़ते। भाषा अर्जन में सिर्फ आपका क्या आएगा, मौखिक कौशल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। क्या, लिखित कौशल है। भाषा अधिगम है, भाषा बोलना भी सीखते हो और भाषा लिखना भी सीखते हो, दोनों सीखते हो। मगर छोटा बच्चा होता है वो पापा पानी दे दो, वो बोल सकता है मगर वो लिख नहीं सकता। पापा पानी चाहिए, पापा रोटी चाहिए, मम्मी नहा के आना है, मम्मी पानी पीना है, मम्मी खाना खाना है, मम्मी चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, बिस्कुट चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, बोल के तो कह सकता है, क्या कर सकता है मेरे भाई, बच्चा मौखिक कौशल में क्या कर सकता है, अर्जन में बोल के कह सकता है, ठीक है, पर वो लिख के नहीं कह सकता। ठीक है, मातृभाषा अर्जन होती है तो अर्जन करेगा बच्चा, उसको बोल के कह सकता है, तो इसलिए क्या कहेगा, भाषा अर्जन है वो आपका क्या है, मौखिक कौशल डेवलप होता है, ना कि लिखित कौशल। पर भाषा अधिगम से आपका लिखित कौशल भी आपका डेवलप होता है, आपका मौखिक कौशल तो डेवलप होता ही है। ठीक है, फिर आता है भाषा अर्जन आपका अनुकरण से किया जाता है, पुनरावृत्ति, बार बार बच्चा शब्दों को सुनता है, उनका बोलता है, अर्जन पर बल देता है। अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, अनुवाद नहीं करवाया जाता बच्चे से, कि बच्चा, कोई बच्चा है वो अपने परिवार में गाली सुन रहा है, कोई गाली दे रहे हैं आपस में, और कोई लड़ाई कर रहा है, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, दादाजी कोई कहानी सुना रहे हैं, तो उसमें उसको आवृत्ति नहीं करवाई जाती, उसको रिवीजन नहीं करवाया जाता कि तू ये रिवीजन कर, तभी जाके तेरे को क्या होगा, भाषा का अर्जन होगा। तो अनुवाद नहीं करवाया जाता, नहीं उसका अर्थ बताया जाता कि बेटा इसका अर्थ ये, वो खुद ब खुद क्या कर रहा है, उस वातावरण से उस भाषा पे अपना कब्जा कर रहा है, वो अधिग्रहण कर रहा है। ठीक है, फिर आता है अपना प्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है, डायरेक्ट मेथड। भाषा अर्जन है वो डायरेक्ट मेथड होता है आपका, भाषा अर्जन बच्चा डायरेक्ट सीखेगा, ना कि उसको ग्रामर सिखाई जाएगी, नहीं उसको कुछ शब्द बताए जाएंगे, नहीं उसको कुछ नियम कानून कायदे कुछ नहीं बताए जाएंगे। बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट भाषा सीखता है। फिर आता है अधिगम, प्रयासपूर्ण है, अभ्यास करना पड़ता है, अनौपचारिक है और औपचारिक दोनों है। ठीक है, अनौपचारिक भी है, सॉरी अप्राकृतिक है और औपचारिक है। ठीक है, औपचारिक मतलब इसमें एक प्रैक्टिकल जगह पर आपको जाना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा, वहां पे शिक्षक आओ आपको भाषा की व्याकरण सिखाएगा, भाषा के नियम कानून कायदे, भाषा के अंग बताएगा, सब कुछ करेगा, तो उनके बारे में बता के आपको क्या करेगा, भाषा सिखाएगा। यह नियमों पर आधारित होती है, व्याकरण पर आधारित होती है। ठीक है, अगर आपको उर्दू सीखनी है तो आपको उर्दू की ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, कि भाई यहाँ से लाइन चालू होती है, इधर जाती है। अपन आम भाषा में क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इधर जाते हैं, फिर लाइन पूरी हो जाती है, नीचे लाइन। और उर्दू में होता है नीचे से पेज के यहाँ से चलना पड़ता है, ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे यहाँ से
जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो नीचे से पढ़ना शुरू करता है, ऊपर तक जाता है, तो उस भाषा की व्याकरण सिखानी पड़ती है, उसके नियम कानून कायदे सिखाने पड़ते हैं। अन्य भाषाओं पर भी लागू होता है। भाषा अधिगम है, भाषा सिर्फ वातावरण की भाषा और मातृभाषा पर भी लागू होता है, पर भाषा अधिगम है अन्य भाषा पर भी लागू होता है। भाषा अधिगम से आप भाषा अर्जन से सिर्फ आप एक भाषा सीख सकते हो, अन्य भाषा पर लागू होता है का मतलब है कि भाषा अधिगम से आप एक से अधिक भाषाएं सीख सकते हो, जो मर्जी चाहो भाषा सीख सकते हो, प्रयास करके अभ्यास करके आप हर एक भाषा सीखते हो। लिखित कौशल है वो मैंने आपको उस टाइम बता दिया था कि भाषा अर्जन से आप सिर्फ बोली गई बच्चा बोलना सीख सकता है, भाषा अधिगम से क्या कर सकता है, लिखना बोलना दोनों सीख सकते हैं। लिखित कौशल होता है भाषा अधिगम, भाषा अर्जन होता है आपका मौखिक कौशल। ठीक है, प्रयास अभ्यास करके सीखने होते हैं। अनुवाद का सहारा लिया जाता है, बच्चे को ग्रामर सिखा दी जाती है, फिर उसको सेंटेंस बनाने दिए जाते हैं, कुछ शब्द दिए जाते हैं, तो उसका अर्थ बताते हुए उनका क्रम बताते हुए उसको क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है, अप्रत्यक्ष कुछ चीजों का सहारा लेके, जैसे व्याकरण का सहारा लेके, संज्ञा सर्वनाम सब बता के फिर उनको क्या करना होता है, वाक्य सेंटेंस बनाने सिखाए जाते हैं, और फिर अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है। फिर आपके सामने आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भाषा अधिगम और अर्जन से रिलेटिव है, तो आप पढ़िए और बताइए। एक 3 वर्षीय बालक विद्यालय जाए बिना भी व्याकरण सम्मत वाक्यों का प्रयोग कर लेता है। एक 3 वर्ष का बालक है, वो बिना स्कूल भी नहीं जाता, मगर वो कुछ शब्दों का या कुछ वाक्यों का प्रयोग कर लेता है, तथा उसके परिवेश में बोली जाने वाली भाषा भी आसानी से समझ लेता है। जो वातावरण में रहता है, जिस घर में रहता है, वहां पे जो भाषा बोली जाती है उसको भी समझ लेता है। इस प्रकार बिना विद्यालय जाए भी भाषा बोल व समझ पाना संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्धिक स्तर से होगा, पारिवारिक स्तर से होगा, या भाषा अर्जन से होगा, या भाषा अधिगम से होगा। भाषा अधिगम में क्या होता है, बच्चे को प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है, उसके नियम कानून कायदे, व्याकरणिक ज्ञान भी क्या होता है, उसको व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। पर भाषा अर्जन में क्या होता है भाई, भाषा अर्जन में होता है आपका बिना व्याकरण के, बिना विद्यालय से बच्चा जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार भाषा सीख लेता है, वो होता है भाषा अर्जन। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा भाई, इसका ऑप्शन होगा नंबर 3। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चे विद्यालय आने से पहले, ये प्रश्न भी आपका 2-3 बार रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट कर लीजिए आप, ठीक है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे विद्यालय आने से पहले, कि बच्चा कब जाता है विद्यालय, जब 6 साल का होता है तो वो कौन सी क्लास में जाता है, पहली क्लास में जाता है, या 5 साल का होता है तो पहली क्लास में जाता है। तो बच्चा 5 साल से पहले भी घर पे भाषा का प्रयोग कर रहा है, अपने यार दोस्तों के साथ भी भाषा का प्रयोग कर रहा है, अपने संगी साथियों के साथ भी कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है वहां भी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो क्या बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं? तो जी हाँ, ऑप्शन एकदम सही लग रहा है। फिर भी अपन निचले पढ़ लेते हैं। क्या बच्चे कोरी स्लेट होते हैं? कोरी स्लेट आपका वैसे भी नेगेटिव वर्ड है। जोन लोग को किसके साथ जोड़ा जाता है आपको, कि बच्चे खाली स्लेट हैं, उनके ऊपर लिखने का काम शिक्षक करता है, मगर ये बात गलत है, बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते, वो कुछ न कुछ अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में कुछ न कुछ भाई जानते होते हैं, तो कोरी स्लेट हम नहीं कह सकते। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, समर्थ नहीं होते। बच्चा, ऐसा बच्चा कोई भी नहीं है जो समुचित उपयोग नहीं कर सके, मतलब भाषा का अच्छा प्रयोग नहीं कर सके। 5 साल के बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, स्कूल जाना उन्होंने शुरू नहीं किया, फिर वो इतना अच्छा बोल लेते हैं, अगले को मतलब ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से पढ़ा है, कैसा बच्चा है। कई बार आप वीडियो देखते हो, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत अच्छे से अगली बातों का जवाब देते हैं, जी अंकल, जी सर, जी जी मैडम, जी आंटी। तो वो कहाँ से सीखते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो वो क्या है भाई, बच्चे प्रयोग कर सकते हैं, पर इसमें दिया गया नहीं, तो ये कट गया। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। भाषा के चारों कौशलों पर अधिकार नहीं सकते, क्योंकि अर्जन में क्या होता है, आपका सिर्फ मौखिक आता है, फिर आपका लिखना, पढ़ना और सुनना। ये एक बच्चे क्या कर सकते हैं, हो सकता है सुनने का मतलब क्या होता है कि अच्छे से उसका अर्थ ग्रहण करना, हो सकता है कोई गहरी बातें हो तो बच्चों को समझ ना आए, पर इन चारों पे अधिकार नहीं रखते। वो किस पे रखते हैं, सिर्फ मौखिक पे रखते हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा पहला, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कि अपनी भाषा जो उसने मातृभाषा अर्जन की है वातावरण से, उसकी व्यावहारिक कुशलता दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी वो उपयोग करते हैं, तो उसकी कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर कौन सा मेरे भाई,
उच्च प्राथमिक स्तर होता है आपका 6ठी से 8वीं तक, ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक, ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है हमें, कम महत्वपूर्ण पूछा है, ठीक है। तो क्या परिचय देना, हाँ बच्चों को सबसे 6ठी से 12वीं के बच्चे तो उनको हर शब्द के बारे में परिचय देना, हर वाक्य का अर्थ बताना, हर नियम बताना, ग्रामर बताना, तो क्या होगा परिचय भी उसमें जरूरी होता है। सुरती लेख बच्चों को सुंदर लिखना कब बताया जाता है, कक्षा 1 से 5वीं तक प्राथमिक स्तर तक बच्चों को क्या किया जाता है, अच्छा लिखना, सुंदर लिखना, ठीक है। सुंदर लिखना कब से कब सिखाया जाता है, कक्षा 1 से 5 तक। सुरती लेख पे सबसे ज्यादा भार कब दिया जाता है, सबसे ज्यादा प्रयास सुरती लेख के बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी हो कौन सी क्लास में की जाती है, कक्षा 1 से 5 तक। हमें वो आते हैं ना, आपको याद की इंग्लिश की नोटबुक आती थी जब हम पढ़ते थे, उसमें क्या लिखना होता कि आप कैपिटल लिखोगे तो ऐसा लिखना है, आप स्मॉलेस्ट लिखोगे तो आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है। तो हमें ऐसा पढ़ाया जाता। सुरती लेख कब होता था, कक्षा 1 से 5 तक होता था। यहाँ पे बात की कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक की, तो सुरती लेख इसमें गलत हो गया। संवाद व अदायगी कि बच्चों को सारा का सारा अच्छे से बताया जाए, उनका अनुवाद करके, उनका परिचय करवा के बच्चे को भाषा की समझ, भाषा के बारे में सारा अच्छे से बताए। सृजनात्मक लेखन की बच्चे अपनी कल्पना शक्ति के आधार पे अपने दिमाग में स्टोरी बना के किसी भी उनको बोल दें कि आप गाय पे लेख लिखो, तो गाय पे लेख कक्षा 1 से 5 तक लिखाया नहीं जाता, वो लिखा जाता 6ठी से 8वीं के बीच में। या आप बीमार हो, इस पे एक एप्लीकेशन लिख के लेके आओ, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग में सोच के लिखेगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, गाय एक पालतू पशु है जिसे हम पालते हैं और वो हमें बहुत से फायदे देती है, जैसे दूध देती है, उसके जो गोबर होता है उससे खाद बनती है, गौमूत्र अनेक। तो बच्चा क्या करेगा, अपनी कल्पना शक्ति लगा के सृजनात्मक लेखन लिखेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, सुरती लेख होता है आपका कक्षा 1 से 5 तक, इस पे ज्यादा बल दिया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम। क्वेश्चन से पहले एनसीएफ के बारे में थोड़ा जान लें। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक है भाषा का माध्यम कि टीचर और स्टूडेंट जब स्कूल में कम्युनिकेशन करें तो कौन सी भाषा में करें। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा गया, जाते ही उसको पहली कक्षा में उसके साथ इंग्लिश में बोला जा रहा है, उसे समझ भी नहीं आ रहा। आपका जो संप्रेषण होता है सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है, जब सुनने वाला और सुनाने वाला आपस में दोनों, मैं और आप जब हिंदी भाषा समझ रहे हो तभी अपना कम्युनिकेशन अच्छे से हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी भाषा बोलता, फारसी बोलता, तो क्या आप समझ पाते? तो संप्रेषण आपका सबसे ज्यादा प्रभावी तब होता है जब दो लोग आपसे बातें कर रहे हैं और दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में आ रही है पूरी तरह से। वो क्या होता है, आपका एक बहुत अच्छा सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें क्या है, एमसीक्यू 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए कि बच्चे की मातृभाषा को रखे 1 से 5 तक। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में बच्चा अपने आप को पूरा फ्रीडम में फील करता है, अपनी भाषा, अपने विचार, अपने भाव, अपनी बात को पूरा खुल के कह सकता है। अगर उसे बोल दें कि तेरे को स्कूल में बोलना है तो तू सिर्फ इंग्लिश में बोलेगा, तो हो सकता है वो अपनी बात ना बोल पाए, वो क्या सकता है, होता ही है। अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको पंजाबी में मेरे साथ गल करनी है तो तुम नहीं कर पाओगे, ऐस करके इस करके आप मातृभाषा में बात करोगे, ठीक है। तो वो होती है, एनसीएफ ने कहा है कि बच्चे को अपनी भाषा में बोलने का मौका दिया जाए प्राथमिक स्तर पर, ताकि वो अपनी हिचकिचाहट ना करे और अपनी बात को रख दे। टीचर से कोई क्वेश्चन है वो कर ले, कुछ समझ में नहीं आया वो बता दे, अपने मन में जो विचार भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करते। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1968 के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो। कक्षा 1 से 5 के अनुसार 1 से 5 में कौन सी भाषा पढ़ाई जाए, एनईपी 1968 के अनुसार मातृभाषा पढ़ाई जाए या क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई। जिस क्षेत्र में बच्चा है, अगर पंजाब में है तो कक्षा 1 से 5 तक आपको बच्चों को पंजाबी पढ़ानी है। अगर हिंदी भाषा क्षेत्र में है तो 1 से 5 तक बच्चों को क्या पढ़ानी है, हिंदी पढ़ानी है। अगर उर्दू भाषा क्षेत्र में है तो 1 से 5 तक बच्चों को उर्दू पढ़ानी है। अगर बंगाली के बहुलक क्षेत्र में हो तो वहां पे बच्चों को 1 से 5 तक बंगाली पढ़ानी है। इस प्रकार से एनसीएफ इसमें जोड़ देता है, बच्चे के ज्ञान को
बाहरी ज्ञान से जोड़ना, विद्यालय के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, ताकि बच्चा अपने अपने रियल लाइफ से कनेक्टिव करके सीख सके। ठीक है, ये था एनसीएफ का एक छोटा सा। और मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही है, जी हाँ सही चल रही है एकदम। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी मगर जल्दी से हटा देंगे अपन, ठीक है। पर आपको इस क्लास से कम 5 से 7% हो सके 8% में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश डैश ही होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर में शिक्षा में संप्रेषण, अपने ऊपर बात की थी ना कि प्राथमिक स्तर में कौन सी भाषा पढ़ाई जाए, बच्चों को मातृभाषा पढ़ाई जाए और मातृभाषा में उसके साथ कम्युनिकेशन किया जाए। तो शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, अपनी मातृभाषा। आपने जस्ट ऊपर बात किया है तो इसमें टाइम लगाने की कोई बात नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि इस भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले सक्रिय होता है। अगर आप हिंदी बहुलक क्षेत्र से आपको पंजाबी नहीं आ रही तो आप का टीचर हिंदी बहुलक क्षेत्र से आपको पंजाबी नहीं आ रही है तो आपका टीचर आपसे जाते ही पूछेगा हाँ जी की नाम है थोड़ा, तो आप समझोगे नहीं। टीचर कहे की नाम है थोड़ा और आप हिंदी बहुलक क्षेत्र से हो तो आपको समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहे हैं, तो बच्चा का दिमाग क्रियाशील नहीं होगा, बच्चा का दिमाग एक्टिव नहीं होगा, तो बच्चा आपके प्रश्न का जवाब नहीं देगा, फिर आपसे गुस्सा करोगे कि है तेनों समझ नहीं आया। ऐसे करके बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए भाई, मातृभाषा पढ़ानी चाहिए, ठीक है। और मातृभाषा में कक्षा 1 से 5 तक कम्युनिकेशन करना चाहिए, बच्चा अपने बातों को बता सके। इस तरह हम दूसरी लैंग्वेज का उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा हिंदी बहुलक क्षेत्र से है और टीचर जाते ही उससे इंग्लिश में बातें कर रहा है, स्टैंड अप व्हाट्स योर नेम, तो बच्चा सोचेगा क्या पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो वो नहीं बता पाएगा। इस वजह से कहा गया है कि जिस क्षेत्र का बच्चा है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उस बच्चे के साथ पहले से 5 तक उस भाषा में कम्युनिकेशन किया जाए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। कौन सी भाषा होगी इसमें, मातृभाषा, जो बच्चा अपनी माता से अपने पर्यावरण से सीखता है। अब इसमें आप थोड़ा सा अंतर देख लो कि अधिग्रहण को आपको बता दूं, अधिग्रहण को आपका क्या कहते हैं, अधिग्रहण एक अर्जन का दूसरा नाम है, ठीक है। अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिग्रहण एक ही बात है, नाम थोड़े से अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए कि आपको अगर सामने आ जाए क्वेश्चन तो आप इसमें द्वंद्व की स्थिति में ना आ जाए कि या अधिग्रहण अर्जन है या फिर नहीं है या कुछ और है, तो आपका प्रश्न गलत ना हो। बच्चे अपने अधिकारों में लेना या कब्जा करना वातावरण में होने वाला अनौपचारिक शिक्षण है। भाषा अधिग्रहण क्या है, अपने कब्जे में लेना। बच्चा जो भी भाषा सुन रहा है, जो भी शब्द सुन रहा है, उसको क्या कर रहा है, अपने कब्जे में ले रहा है, अपने अंदर उनको समाहित कर रहा है। वो उनका अनुकरण करके क्या करेगा, प्रयोग करेगा, वो भाषा सीख लेगा। इस वजह से कि वो उन शब्दों को, उन भाषा के नियमों को कि कैसे क्या बोला जाता है, पंजाबी कैसे बोली जाती है, जिस माहौल में रहेगा उनको अपने कब्जे में ले लेगा और अपने अंदर समाहित कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा, उनका संग्रहण करके क्या करेगा, भाषा का प्रयोग करेगा। भाषा का अर्जन हो गया तो भाषा अच्छे से बोलनी सीख जाएगा। अनौपचारिक शिक्षण होता है, बिना प्रयासपूर्ण होता है, बिना नियमों के होता है, बिना कानून कायदों के होता है, ठीक है। फिर आता है भाषा अधिगम, विद्यालय में होने वाला औपचारिक शिक्षण जो टीचर करवाता है, एक नियमबद्ध प्रणाली है, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। फिर आता है परीक्षण आपका क्या होता है, भाषा विकास में होने वाले प्रयोग या जांच, भाषा विकास में होने वाले किसी भी विकास में होने वाले, चाहे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, किसी भी डेवलपमेंट में होने वाले आपके विकास में होने वाले प्रयोग या जांच, जो भी आपका अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ समस्या देंगे, उसका समाधान पूछेंगे और आपको कुछ चित्र दिखाएंगे, तो आपका मानसिक विकास पता चलेगा कि इस चित्र के बारे में क्या सोच रहा है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, आपका जांच पड़ताल करेंगे। वो था परीक्षण। व्याकरणिक, भाषा विकास में होने वाले व्याकरण के नियम, अभ्यास क्षेत्र, संज्ञा सर्वनाम उनकी परिभाषाएं बताना और वाक्य बनाना सिखाना, शब्द के बारे में बताना, वो सब। फिर आता है आपके सामने जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ भाषा परिवेश, स्वाभाविक बोलचाल, सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू प्रवेश जैसे उपकरण, भाषा घरेलू प्रवेश जैसे, ये है ना, आप कॉमा लगा दिया करो, जिस प्रश्न में नहीं लगाया आपको समझने में आसानी होगी। समर्थ भाषा परिवेश, स्वाभाविक बोलचाल, सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू प्रवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित है, तो अपने पहले क्या देखा था, अधिग्रहण, अर्जन, इसको आप भाषा अर्जन बोल सकते हो, भाषा अधिग्रहण बोल सकते हो, कि बच्चे को अच्छा भाषा परिवेश, जिस परिवेश में रहेगा वो स्वाभाविक बोलचाल, जो स्कूल जाने से पहले अपने वातावरण से, परिवार में, समाज में, माता पिता से, दोस्तों से, यार बेली से, खेल मैदान में, पार्क में, जहां भी हो जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू प्रवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित है, तो भाषा अधिग्रहण से संबंधित। अगर यहाँ पे पूछा जाता अध्यापक
व्याकरण और आपका विद्यालय। जैसे भाषा परिवेश या भाषा उपकरण किस पहलू से है, तो वो आपके कैसे हो जाते हैं, अधिगम से हो जाते हैं। परीक्षण आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया है ये ऊपर। परीक्षण होता है भाषा विकास में होने वाले जांच और प्रयोग की बच्चे ने किस हद तक भाषा सीखी है, किस हद तक भाषा का प्रयोग कर पा रहा है, वो होते हैं। व्याकरणिक होता है आपका भाषा सिखाने के लिए जो नियम कानून कायदे सिखाए जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। निम्नलिखित में कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है कि हिंदी भाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है क्या, आप बताइए कमेंट करके, है या नहीं। यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, यह भारत की राजभाषा है, यह भारत की शहर राजभाषा है। शहर राजभाषा आपकी हिंदी नहीं है, शहर राजभाषा आपकी क्या है भाई, शहर राजभाषा है आपकी अंग्रेजी। शहर राजभाषा क्या है आपकी, अंग्रेजी है मेरे भाई, ठीक है। शहर राजभाषा क्या है आपकी, अंग्रेजी है। तो हिंदी क्या है, हिंदी भारत की समान द्वितीय भाषा नहीं है। भारत की पहले बता दूं कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, क्यों, क्योंकि भारत एक बहुभाषीय देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है। अगर एक हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बना दे तो हो सकता है पश्चिम देशों में वाद विवाद हो जाए कि हमें तो हिंदी आती नहीं है, हमें तो पढ़ने क्या, हमें तो समझ ही नहीं आती बोली हुई, तो हम भारत को राष्ट्रभाषा नहीं मानेंगे। तो बहुभाषी देश होने के कारण भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। फिर है यह भारत की राजभाषा है। जी हाँ, ये प्रश्न आपका सही है। भारत की राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद, संविधान के भाग 17 का है क्या, संविधान के भाग, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 343 फर्स्ट बोल सकते हो आप, और आप क्या बोल सकते हो, ठीक है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 क में क्या कहा गया है, भारत की राजभाषा हिंदी बताई गई है, ठीक है। और वैसे देखें तो आपका जो सॉरी राजभाषा अधिनियम, ठीक है, राजभाषा अधिनियम, अधिनियम आपका कब आया भाई, 1963 में आया। कब आया, राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था, ठीक है। और राजभाषा किस अनुच्छेद में मानी गई है, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 क में, ठीक है। ये आपकी सामान्य जानकारी थी। शहर राजभाषा आपकी इंग्लिश है, और राजभाषा अधिनियम में आपको 1963 में आया। और कितनी भाषाएं हैं संविधान में, कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है, संविधान में 22 भाषा, सॉरी संविधान में बोल रहा हूं, वो आपके 22 भाषाएं हैं, उनको क्या किया गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं यार, 22, चलो बता देता हूं, 22 भाषाएं टोटल, ठीक है। 22 भाषा में आपकी हिंदी शामिल है, ठीक है, पर आपकी इंग्लिश है वो शामिल नहीं है, ठीक है। हिंदी को 22 भाषाओं में शामिल किया गया है, मगर आपकी इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया, ये बात आप याद रखें, ठीक है। फिर चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है, तो बताइए मेरे भाई, भाषा का अंग कौन सा नहीं है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अब आप जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। भाषा का अंग पूछा गया है, ध्यान रखें, भाषा का अंग पूछा गया है, ठीक है। भाषा के रूप अलग होते हैं, रूप आपके कौन से होते हैं, भाषा के 3 रूप है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और तीसरा आपको क्या है, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। और यहां पे क्या पूछेंगे, भाषा के अंग पूछे गए हैं। तो बताइए कौन सा अंग नहीं है, कौन सा है, कौन सा अंग नहीं है भाषा का। क्या पठन है, पठन तो क्या है भाई, ध्वनि भी है, रूप भी है, अर्थ भी है। रूप किसको बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं, किसको, शब्द को बोलते हैं रूप। तो शब्द भी है, भाषा का अर्थ भी होता है, भाषा में शब्द भी होते हैं, भाषा में ध्वनि भी होते हैं, और भाषा में पठन नहीं होता। पठन क्या है, भाषा कौशल है, पठन भाषा कौशल है, क्या है, पठन है आपका भाषा कौशल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका होगा चौथा, ठीक है। और भाषा के अंग कितने होते हैं, भाषा के अंग होते हैं भाई आपके 4 अंग होते हैं, जिसमें आपका एक ध्वनि हो गया, रूप हो गया, अर्थ हो गया, चौथा होता है आपका वाक्य, ठीक है। वाक्य होता है, 4 अंग होते हैं भाषा के, कौन कौन से,
ध्वनि, रूप या शब्द, अर्थ और वाक्य। इसमें आपका पूछा जा सकता है कि भाषा का सबसे छोटा अंग या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है मेरे भाई। ये क्या बोल रहे हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है ध्वनि, या आप बोलते हैं लघुत्तम इकाई। लघुत्तम इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी ध्वनि होती है। रूप, शब्द और वाक्य। भाषा के 4 अंग होते हैं। भाषा के रूप पूछे जाएं तो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। मौखिक और मौखिक भाषा, लिखित भाषा और आपकी सांकेतिक भाषा। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी आपकी 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं की, शास्त्रीय भाषा जिसमें आपके शास्त्र लिखे गए हैं, जैसे क्या आपकी रामायण हो गई, वो शास्त्र जो संस्कृत में लिखे गए, हिंदी में लिखे गए, उर्दू में लिखे गए, कुछ कुरान लिखे गए, मुस्लिमों के कुरान, मुस्लिमों के किसमें लिखे गए आपके उर्दू में लिखे गए हैं, हिंदुओं के किसमें लिखे गए संस्कृत में लिखे गए, सिखों के किसमें लिखे गए हैं आपके पंजाबी में लिखे गए हैं। तो ये क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं को, जिसमें जैसे आपकी गुरुवाणी होगी पंजाबी में लिखी गई, अपनी रामायण हो गई वो संस्कृत में लिखी गई है, और कुरान हो गई वो किसमें लिखी गई आपकी उर्दू में लिखी गई। तो वो भाषाओं को, उन भाषाओं को एनईपी 2020 के अध्ययन, किस अध्ययन के अनुसार किस रूप में उसकी अनुशंसा करती है, उनका वो समावेश करती है कि ये भाषाएं इस रूप में होनी चाहिए। तो बताइए विद्यालय शिक्षा में मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, कि मिडिल और माध्यमिक चरण में आपकी किस में होनी चाहिए, वो आपकी किस रूप में होनी चाहिए। ये आपकी शास्त्रीय भाषा क्या एक आपकी, एक तो होता है आपका ऐच्छिक, एक होता है आपका अनिवार्य, एक तो होता है कंपलसरी, एक होता है आपका आप अपने हिसाब से जिस सब्जेक्ट को चूज करते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में बता रहा हूं आपको। एक तो होता है आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट, एक होता है आपका अनिवार्य। तो क्या उनको किस भाषा के रूप में होना चाहिए, कि माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में होना चाहिए, या त्रिभाषा सत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में होना चाहिए। एक ही विकल्प थोड़ी होना चाहिए बच्चों की भाषा सीखने का। बच्चों के पास होना चाहिए कि हाँ मैं हिंदी भाषा लेनी है मेरे को, या मेरे को इंग्लिश नहीं। जैसे अपन सीटेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं, नीट का करते हैं, डीएसएसबी किसी का भी करते हैं, तो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज आप कौन सी भाषा लेना चाहोगे, दूसरी लैंग्वेज आप कौन सी भाषा लेना चाहोगे। वैसे क्या होनी चाहिए आपके विद्यालय शिक्षा और मिडिल में क्या अतिरिक्त विकल्प होने चाहिए। एक बच्चा संस्कृत ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है, पंजाबी, उर्दू, उनको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में क्या होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए। आप कौन सी भाषा पढ़ने जाते हैं वो भाषा ले सकते हो। विद्यालय शिक्षा में बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में नहीं, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में नहीं, ये भी गलत है आपका। कौन सा हो जाएगा, विद्यालय शिक्षा में के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में होना चाहिए, कि बच्चा के एक भाषा कंपलसरी है जो आप बच्चा सीखना चाह रहा है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश और कौन सी भी, पर एक भाषा बच्चे को क्या होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है कि मुझे ये भाषा सीखनी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अपना पहला। फिर है निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। बताइए संसार में केवल एक ही संकेत भाषा है। संकेत भाषा प्राकृत भाषा नहीं है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा भाव अभिगमाओं, भाव भंगिमाओं का समूह है। क्या संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। इंसान हंसता है तो वो भी क्या है, उसका भाव है, और वो कोई संकेत नहीं है। वो तो क्या है आपका कॉमन है, नॉर्मल है। खुश होगा तो हंसेगा, रोएगा, पर वो कोई संकेत नहीं है। संकेत होता है जो अपन किसी कार्य को करने के लिए करते हैं, वो होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, प्राकृतिक भाषा है, ठीक है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है, ये भी गलत है। संसार में केवल एक संकेत भाषा नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया में क्या है, इंडिया में कुछ एरिया में मान लो जैसे दिल्ली, मुंबई, वो क्या डेवलप सिटी है, तो उसमें अपने क्या होता है, आम जगह पे अगर कोई लड़का और लड़की हद कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या देखते हैं कि अरे यार क्या कर रहे हैं ये। तो वो भी एक संकेत क्या है, संकेत तो किस चीज का है, वो कि गले लगना किसी के भी, तो वो क्या होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, अगले के साथ उसका कॉन्टेक्ट होता है, और हो सकता है वो कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, तो वो अपने कर ले हग लड़का और लड़की, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
अगर दिल्ली में और आपके मुंबई में, महाराष्ट्र में, वहां पे करें लड़के और लड़कियां तो कॉमन बात है, आउट ऑफ कंट्री में कॉमन बात है। क्यों? क्योंकि उनके संकेत अलग अलग हैं। यहाँ पे किसी को किसी तरह से बुलाया जाता है इधर आ, और दूसरी कंट्री में किसी तरह से बुलाया जाता होगा। हो सकता है कि अपने लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज में ए इसको बोलते हैं और कई जगह पे ए किसी दूसरे साइन को बोलते हैं। तो वो क्या है, संकेत भाषा एक नहीं है, अलग अलग है। मगर संकेत भाषा है वो आप क्या है, प्राकृतिक है, उसे नहीं लिखा जा सकता और नहीं कुछ उसका ग्रामर है। ठीक है, कि आपको संकेत भाषा सीखनी है तो आपको ये नियम सीखने पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। भाषा एक भाषा है विचार के संबंध में लेव वाइगोत्स्की ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो कौन सा वाइगोत्स्की ने क्या विचार प्रस्तुत किया है बताइए? लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे भाषा विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में सच बता रहा हूं आपको 6+5+ हो सकता है आपको 8-9% भी देखने को मिले भाषा से संबंधित। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। वाइगोत्स्की की बात हो रही है, समाज संस्कृति का सिद्धांत दिया था जिन्होंने, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। और जीन पियाजे थे जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। तो ये बात क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार एकदम सही है। संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा जैसे जितना अच्छा बच्चे का भाषा डेवलपमेंट होगा उतना अच्छे बच्चे का क्या होगा, संज्ञान का विकास होगा। पर जीन पियाजे ने इसके विपरीत कहा है। पर विपरीत नहीं कहेंगे क्योंकि उनके मत अलग थे, इनके मत जीन पियाजे के अलग थे। तो ये किसने कहा है भाई? ये कहा है आपका जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। ठीक है, ये कितना है जीन पियाजे का, ये कितना है आपका वाइगोत्स्की का। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। जीन पियाजे ने कहा है कि जितना अच्छा बच्चे का संज्ञान का विकास होगा उतना अच्छा भाषा का विकास होगा। और पर अपने वाइगोत्स्की ने क्या है कि बच्चा भाषा का अर्जन करेगा अपने वातावरण से और वो अच्छा बोलना सीखेगा, अच्छी बातें सुनेगा, अच्छा उसका भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो बच्चा का क्या होगा, आपका संज्ञान का विकास भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा। पर जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे का जितना अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बच्चा जितना अच्छा सीखेगा उतना ही उसका भाषा का विकास अच्छा होगा। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संबंध क्यों नहीं है? भाषा और संज्ञान में संबंध है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं, दोनों आपस में क्या है, अंतः संबंधित है। भाषा और संज्ञान आपस में अंतः संबंधित है, इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिर चलते हैं भाषा और विचार। उसमें बता दूं, भाषा संज्ञान से स्वतंत्र नहीं, अंतः संबंधित है। अगर आपको कुछ ज्ञान ही नहीं होगा बोलने का और आप में समझ नहीं होगी तो आप किसी के सामने कैसे बोलना है तो आप नहीं बोल पाओगे। अगर आप में भाषा नहीं होगी तो आप में ज्ञान कितना भी हो, अगर आप में बोलने की क्षमता नहीं है तो आप में ज्ञान कितना ही हो, कोई मैटर नहीं करेगा। तो दोनों आपस में क्या है भाई, अंतः संबंधित है। फिर आता भाषा और विचार, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। भाषा और विचार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, वो तो ऊपर कटिंग हो गया। एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अंतः संबंधित हो गए तो प्रभावित तो करेंगे, तो अंतः संबंधित भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। पोषित करना क्या करता, सहयोग करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, साथ देते हैं। तो ये अपना ऑप्शन सही लग रहा है। एक परस्पर एक दूसरे के विरोधी है, विरोधी नहीं है, एक दूसरे के क्या है, सहायक है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है, एक दूसरे के साथ क्या है, मिले जुले हुए हैं। तो इसमें होगा अपना ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको सेशन पसंद आया है, क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीटेट की, नीट की, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं। सभी के साथ ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं आपको अच्छे से भाषा विकास जरा समझ में आ गया होगा। आपको फिर बता रहा हूं कि 5+ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए क्लास का। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी आपका डाउट हो भाषा डेवलपमेंट को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा।